हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। यूपीएससी इंजीनियरिंग सर्विस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन का हम सॉल्यूशन कर रहे थे। हमने 2020 से लेकर 2024 तक जो 5 पेपर सेट है उनका कंप्लीट सॉल्यूशन कर लिया है। आज इस लेक्चर में ईएससी 2019 का सॉल्यूशन हम देखेंगे। ये सॉल्यूशन एसएससी जेई मेंस एग्ज़ाम, स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर एग्ज़ाम और जो जेई के एग्ज़ाम है उन सभी के लिए हेल्पफुल रहने वाला है। जिन स्टूडेंट को इसका पैटर्न नहीं पता उनको मैं पैटर्न बता देता हूँ। जो प्री का एग्ज़ाम होता है उसके अंदर 150 क्वेश्चन होते हैं टेक्निकल के, और इन सब्जेक्ट से क्वेश्चन आते हैं। हम इसके अंदर जो हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग क्वेश्चन होंगे, रेलिवेंट क्वेश्चन होंगे, उनको करेंगे। इस सॉल्यूशन के बाद आप इंजीनियरिंग सर्विस के क्वेश्चन भी इजीली सॉल्व कर पाओगे। और अगर किसी स्टूडेंट ने पहले वाले सॉल्यूशन नहीं देखे, 2024 का पेपर, 23 का, 22 का, 20 का, तो उस वाले पेपर का सॉल्यूशन भी आप देख सकते हो। प्लेलिस्ट बनी हुई है कंप्लीट। तो आज के लेक्चर का पहला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट रिगार्डिंग द ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट यूज इन द कंक्रीट। ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट जो होते हैं उनके रिगार्डिंग आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। ये जो एग्रीगेट होते हैं कैसे बनाएंगे, जैसे कि नाम से ही आपको पता चल रहा है, जो ईंटें होती हैं, ब्रिक होती हैं, उसको आप अगर तोड़ दोगे तो ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट बन जाता है। तो पहली स्टेटमेंट, ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट इज ऑब्टेन बाय क्रशिंग द वेस्ट ब्रिक एंड हैज ए डेंसिटी वेरिंग फ्रॉम 1000 kg पर मीटर क्यूब टू 1200 kg पर मीटर क्यूब। जो ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट होता है उसकी डेंसिटी जो होती है नॉर्मल एग्रीगेट से कम होती है। और कितनी होती है ये? 1000 से लेकर 1200 kg पर मीटर क्यूब। बिल्कुल सही बात है, पहली स्टेटमेंट सही है। दूसरी स्टेटमेंट, सच एग्रीगेट इज यूज इन द कंक्रीट फॉर फाउंडेशन इन द लाइट बिल्डिंग फ्लोरिंग एंड वॉकवे। तो लाइट वेट जो बिल्डिंग होती है, फ्लोरिंग के अंदर, वॉकवे के अंदर, इसको हम यूज कर सकते हैं ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट का। तो बिल्कुल सही बात है, जो सब एग्रीगेट के काम होते हैं वही सब इसके होते हैं, ब्रोकन ब्रिक एग्रीगेट के। थर्ड स्टेटमेंट, सच एग्रीगेट में ऑल्सो बी यूज इन द लाइट वेट रिइंफोर्स कंक्रीट फ्लोर। तो ये वाली स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लाइट वेट स्ट्रक्चर में हम इसको यूज कर सकते हैं। सेकंड क्वेश्चन, इन हैंडलिंग द एयर एंड ट्रेन एडमिनिस्टर द बेनिफिशियल अमाउंट ऑफ एंट्रेड एयर डिपेंड अपॉन द सर्टेन फैक्टर लाइक। जब आप एयर एंड ट्रेनिंग एडमिनिस्टर यूज करते हो तो एयर कितनी एंट्रेप होएगी कंक्रीट के अंदर, वो किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करेगी। एयर एंड ट्रेंड क्या होती है भाई? छोटे छोटे जो बबल होते हैं एयर के, वो कंक्रीट के अंदर एंट्रेप हो जाते हैं और लुब्रिकेशन का काम करते हैं, वर्केबिलिटी इंक्रीज हो जाती है इससे। तो ऑप्शन पढ़ते हैं, टाइप एंड क्वांटिटी ऑफ एयर एंड ट्रेनिंग एजेंट। जो आप एडमिक्सचर यूज कर रहे हो वो भाई किस टाइप का, क्या क्वालिटी है उसकी, और क्या भाई कितनी अमाउंट में आपने डाला है उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो बिल्कुल सही बात है। सेकंड स्टेटमेंट, वाटर सीमेंट रेशो ऑफ द मिक्स। जो वाटर सीमेंट रेशो है उसके ऊपर भी डिपेंड करेगा। बिल्कुल सही बात है, अगर भाई वाटर सीमेंट रेशो ज़्यादा होगा तो अच्छे से भाई मिक्स हो पाएगा जो आपका एडमिक्सचर है, और एंट्री एंड एयर भी हल्की सी ज़्यादा होगी। थर्ड स्टेटमेंट, स्ट्रेंथ ऑफ द एग्रीगेट। तो एग्रीगेट की स्ट्रेंथ के ऊपर कितनी एयर उसके अंदर एंट्री होगी ये डिपेंड नहीं करती। फोर्थ स्टेटमेंट, एक्सटेंट ऑफ कॉम्पैक्शन ऑफ द कंक्रीट। तो इस चीज़ के ऊपर भी डिपेंड करेगी भाई आप कॉम्पैक्शन कितनी करें। अगर आपने उसको ज़्यादा कॉम्पैक्शन कर दी तो एयर एंट्रेनमेंट कम हो जाएगी। तो इन तीन फैक्टर के ऊपर आपका जो एयर एंट्रेनमेंट होती है वो डिपेंड करेगी भाई एडमिक्सचर कैसा यूज कर रहे हो, कितनी क्वांटिटी, वाटर सीमेंट रेशो, और आपने कॉम्पैक्शन कितना किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द फ्लाई एश। जो फ्लाई एश होती है उसके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट यानी कि गलत स्टेटमेंट बतानी है। पहली स्टेटमेंट, एज पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट इन द रेंज ऑफ 15 to 30% फ्लाई एश रिड्यूस द स्ट्रेंथ इन द इनिशियल पीरियड। अगर आप सीमेंट को 15 से 30% रिप्लेस कर रहे हो तो जो इनिशियल स्ट्रेंथ है वो हल्की सी कम हो जाती है, लेकिन एक बार पोजोलानी की एक्शन वो कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद हमें हायर स्ट्रेंथ ऑब्टेन होती है। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। एसएससी के अंदर भी ये वाला क्वेश्चन एग्जैक्ट आया हुआ है। तो एसएससी में क्या आता है, जो भाई इंजीनियरिंग सर्विस के पुराने क्वेश्चन है वहीं आपके एसएससी में और स्टेट के जो और एग्जाम होते हैं उनके अंदर आते हैं। दूसरी स्टेटमेंट, फ्लाई एश एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड हैज ए बेनिफिशियल इफेक्ट ऑन स्ट्रेंथ इवन एट द अर्ली स्टेज। अगर आपने सैंड की जगह फ्लाई एश ऐड कर दी तो इनिशियल डेज में भी हमारी स्ट्रेंथ अच्छी देखने को मिलेगी। तो बिल्कुल सही बात है। तीसरी स्टेटमेंट, फ्लाई एश एज ए पार्ट रिप्लेसमेंट ऑफ सैंड इज़ इकोनॉमिकल। तो ये स्टेटमेंट गलत लिखी हुई है। जो सैंड होती है यानी मिट्टी होती है, मिट्टी की जगह अगर आपने फ्लाई एश डाल दी तो वो अनइकोनॉमिकल हो जाती है। ठीक है भाई, इस चीज़ को आप समझने की कोशिश करना। जो कंक्रीट होती है उसके अंदर सबसे महंगी चीज़ क्या होती है? सबसे महंगी होती है सीमेंट। और जो स्ट्रेंथ वाली प्रॉपर्टी होती है वो स्ट्रेंथ उसको किससे मिलती है भाई? सीमेंट से मिलती है। और बाकी तो एग्रीगेट भी देते हैं स्ट्रेंथ, लेकिन जो बाइंडिंग का काम करवाती है, बाइंडिंग क्या कौन करवाता है? सीमेंट करवाती है। तो अगर आप सीमेंट सबसे महंगी होती है उसकी जगह आप फ्लाई एश डाल दोगे तो क्या पड़ेगी? इकोनॉमिकल पड़ेगी, हमें सस्ती पड़ेगी।
लेकिन जो सैंड होती है, मिट्टी होती है, वो मिट्टी होती है सस्ती फ्लाई ऐश के कंपैरिजन में। तो अगर आप उसकी जगह उसको डाल रहे हो, भाई मिट्टी की जगह फ्लाई ऐश को डाल रहे हो, तो हमारी अनइकोनॉमिकल यानी कि महंगी पड़ जाएगी हमें। और सैंड की अपनी तो कोई स्ट्रेंथ होती नहीं, सैंड हम किस लिए डालते हैं भाई, जो वोइड वगैरह होते हैं, वोइड जो खाली जगह उसके अंदर सैंड वगैरह आ जाए। लेकिन अगर उसकी जगह हमने फ्लाई ऐश यूज कर ली सैंड की जगह, तो हमारी स्ट्रेंथ बढ़ जाती है। तो ये चीज़ आपको समझनी है। फोर्थ स्टेटमेंट, साइमल्टेनियसली रिप्लेसमेंट ऑफ सीमेंट एंड फाइन एग्रीगेट एनेबल द स्ट्रेंथ एट ए स्पेसिफाइड एज टू बी इक्वल डिपेंड अपॉन द वाटर कंटेंट। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी सही है भाई, आपने सीमेंट और फाइन एग्रीगेट को एक साथ रिमूव कर दिया, मतलब इस तरीके से अगर आप प्रोपोर्शनल में रिमूव करा है तो उसकी स्ट्रेंथ के ऊपर कोई खास फर्क नहीं पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टीज ऑफ सीमेंट। जो सीमेंट की प्रॉपर्टीज होती है उनके रिगार्डिंग आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बतानी है। पेपर में इस चीज़ का बहुत ध्यान रखना है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट, नॉट करेक्ट वगैरह, एडवांटेज, डिसएडवांटेज, तो ये इन चीज़ों से आपको कन्फ्यूज करने की कोशिश करेगा। पहली स्टेटमेंट, हाई रिएक्टिव पोजोलोना एनहेंस द अर्ली एज स्ट्रेंथ ऑफ द कंपोजिट सीमेंट। तो अगर आप पोजोलोना यूज करोगे तो क्या अर्ली स्ट्रेंथ उसकी इंक्रीज हो जाती है? जी नहीं, अगर हम पोजोलोना यूज करेंगे, चाहे वे हाई रिएक्टिव पोजोलोना ही क्यों ना हो, तो अर्ली एज स्ट्रेंथ हमारी कम हो जाती है। बाद में आगे चल के स्ट्रेंथ भले ही इंक्रीज हो जाए, लेकिन इनिशियल पीरियड में जो स्ट्रेंथ होती है वो हमारी कम ही रहेगी। तो पहली स्टेटमेंट हमारी इनकरेक्ट हो जाती है। बाकी स्टेटमेंट भी देख लेते हैं। पोजोलोना एक्टिविटी रिफाइन द पोर स्ट्रक्चर विच डिक्रीज द इलेक्ट्रोलिटिक रेजिस्टेंस ऑफ द कंक्रीट। तो ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, पोर स्ट्रक्चर को हमारा रिफाइन कर देता है पोजोलोना। तीसरी स्टेटमेंट, एक्सपेंशन ड्यू टू अल्कली सिलिका रिएक्शन कैन बी कंट्रोल बाय रिप्लेसमेंट ऑफ एज हाई एज 60% ऑफ ओपीसी विद द हाई कैल्शियम पोजोलोना। जो एक्सपेंशन होता है अल्कली सिलिका रिएक्शन की वजह से, उसको आप कंट्रोल कर सकते हो 60% तक पोजोलोना को यूज करके। अगली स्टेटमेंट, सच हाई अमाउंट ऑफ रिप्लेसमेंट सीमेंट रिजल्ट इन दी हायर एक्सेलरेटेड कार्बोनेशन डेप्थ कंपेयर टू प्योर यूज ऑफ ओपीसी। तो फोर्थ स्टेटमेंट भी आपकी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन, हाइड्रेशन ऑफ विच कंपाउंड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ द सीमेंट इन लेटर एज। जो बाद में जाके स्ट्रेंथ हमें किसकी वजह से मिलती है? C2S की वजह से, डाई कैल्शियम सिलिकेट की वजह से। डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। डाई कैल्शियम इज रिस्पॉन्सिबल फॉर दी लेटर गेन ऑफ स्ट्रेंथ। और जो वेदर रेजिस्टेंस होती है या रेजिस्टेंस टू केमिकल अटैक, वो भी हमें इसी की वजह से मिलती है। अगला क्वेश्चन, क्रीप स्ट्रेन ऑफ कंक्रीट सीमेंट अटेन इट्स टर्मिनल वैल्यू। जो क्रीप स्ट्रेन होता है वो अपनी टर्मिनल वैल्यू यानी कि जो मैक्सिमम उसको क्रीप होना होता है वो किस टाइम पीरियड तक हो जाता है? तो 5 साल के अंदर जो क्रीप स्ट्रेन होता है वो अपने टर्मिनल वैल्यू को अटेन कर लेता है। क्रीप क्या होती है? क्रीप यानी कि आपने लोडिंग लगा रखी, सस्टेन लोडिंग के ऊपर एलोंगेशन वगैरह यानी कि डिफॉर्मेशन आना, तो उसको हम क्रीप बोलते हैं। और मैक्सिमम वैल्यू सीमेंट अपनी कब अचीव कर जाती है? 5 साल के अंदर जो भी उसके अंदर स्ट्रेन वगैरह आना होता है वो आ जाता है। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड विद हेल्प इन रिड्यूसिंग द सेग्रीगेशन इन सीमेंट। सेग्रीगेशन को आप कैसे रिड्यूस कर सकते हो? सेग्रीगेशन क्या होता है भाई? एग्रीगेट, सीमेंट और वाटर तीनों चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, तो उसको हम क्या बोलेंगे? सेग्रीगेशन हो गया। ऑप्शन देखते हैं, नॉट यूजिंग वाइब्रेटर टू स्प्रेड द कंक्रीट। अगर आप वाइब्रेटर का यूज नहीं करोगे तो हम सेग्रीगेशन को रिड्यूस कर सकते हैं, तो पहली स्टेटमेंट सही है। रिड्यूस द कंटिन्यूड वाइब्रेशन, वाइब्रेशन को अगर आप कम कर दोगे तो भी सेग्रीगेशन कम हो जाएगा, यानी कि वे सारे पार्टिकल अलग अलग नहीं होंगे भाई। आप उसको वाइब्रेट करोगे तो एग्रीगेट अलग हो जाएगा, सीमेंट अलग हो जाएगी, वाटर अलग हो जाएगा। तीसरी स्टेटमेंट, इम्प्रूव द कोहेजन ऑफ द लीन ड्राई मिक्स थ्रू द एडिशन ऑफ फर्दर स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर। भाई जो आपने ड्राई मिक्स है आपका, उसके अंदर आप कोहेजन को इंक्रीज करोगे। कोहेजन क्या होता है भाई? वे जितने भी पार्टिकल हैं एग्रीगेट के, सीमेंट के, वे आपस में बॉन्डिंग बना लें, यानी कि चिपक के रहें एक साथ, एक दूसरे से अलग अलग ना हो। तो आप कोहेजन को इंक्रीज करवाओगे स्मॉल क्वांटिटी ऑफ वाटर को ऐड करके। तो ये वाली स्टेटमेंट भी सही है। तो तीनों ऑप्शन आपके करेक्ट है। आप इस तरीके से सेग्रीगेशन को रिड्यूस कर सकते हो। अब इस टाइप के जो क्वेश्चन हमने देखे हैं ना, ये थ्योरेटिकल टाइप से के, इनमें क्या रहता है, अब सारी चीज़ें आपको याद नहीं करनी होती, बस लॉजिकली उन चीज़ों को थोड़ा समझने की कोशिश करना होता है भाई, किस वजह से क्या होएगी, और अगर हम उसको कम कर देंगे तो क्या वो चीज़ कम होएगी, ज़्यादा होएगी। तो इन क्वेश्चनों में ऐसे होता है, बेसिक डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए भाई, सेग्रीगेशन क्या होता है, वाइब्रेशन क्या होती है, कंक्रीट क्या होती है। तो भाई अब अपने दिमाग में आपने खुद ये सोचा भाई वाइब्रेट करेंगे तो सारी चीज़ें अलग अलग हो जाएंगी, तो उसको हम कम करेंगे तो सेग्रीगेशन भी हमारा कम हो जाएगा। तो इस तरीके से सोचना होता है। अगला क्वेश्चन, ऑन एवरेज इन 125 mm स्लम्प द कंक्रीट में लॉस अबाउट इन फर्स्ट 1 आवर। भाई 125 mm आपका स्लम्प आया है किसी कंक्रीट का,
तो 1 घंटे बाद जब आपके टेस्टिंग करोगे तो स्लम्प कितना कम हो जाएगा आपको अच्छे से पता भाई। जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होता जाएगा कंक्रीट क्या होती है, हार्ड होनी शुरू हो जाती है, सेट होनी शुरू हो जाती है, उसकी वर्केबिलिटी कम हो जाती है। तो शुरू में 125 mm का स्लम्प आ रहा था तो बाद में कितने का आएगा भाई, 75 mm का, यानी थोड़ा बहुत कम हो जाएगा। तो ये चीज़ आपको याद कर लेनी है, इसमें समझाने का कुछ नहीं है भाई। 125 mm का स्लम्प है यानी कि हाई वर्केबिलिटी है, तो 1 घंटे के अंदर कितना लॉस हो जाएगा, 50 mm का। 1 घंटे में कितनी वर्केबिलिटी का लॉस हो जाएगा, 50 mm की वर्केबिलिटी हमारी लॉस हो जाएगी। और फर्स्ट हाफ आवर में बुझ जाओगा तो हाफ आवर में कोई भी लॉस नहीं होगा भाई। आपको पता है ना इनिशियल सेटिंग टाइम 30 मिनट होता है, तो 30 मिनट के अंदर तो कोई लॉस होता ही नहीं है। परमिएबिलिटी इन कंक्रीट इज स्टडीड टूवर्ड प्रोवाइडिंग फॉर गार्डिंग अगेंस्ट विच ऑफ द फॉलोइंग फीचर। भाई कंक्रीट के अंदर हम परमिएबिलिटी को स्टडी करते हैं, तो उस स्टडी को हम क्यों करते हैं, किस चीज़ से प्रोटेक्शन करवाने के लिए करते हैं। तो ऑप्शन देखते हैं। पेनिट्रेशन बाय मटेरियल इन सॉल्यूशन मे एडवर्सली इफेक्ट द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, मोर एवर एग्रेसिव लिक्विड अटैक द कंक्रीट। परमिएबिलिटी क्या होती है भाई, पानी उस कंक्रीट के अंदर से कितनी उससे पास कर सकता है। वैसे परमिएबिलिटी कंक्रीट की हम कितनी लेते हैं, 0 लेते हैं ना भाई। आपने आप कोई घर वगैरह बनाया, स्लैब है आपकी, तो ऐसे थोड़ी ना जो पानी है कंक्रीट के अंदर से फ्लो के नीचे की तरफ आ जाएगा। तो परमिएबिलिटी किस लिए करते हैं भाई, जो केमिकल वगैरह होते हैं या पानी वगैरह है वो कंक्रीट के अंदर जाके उसको एडवर्सली इफेक्ट ना कर पाए, यानी उस कंक्रीट को हमारी को ख़राब ना कर दे। तो पहली स्टेटमेंट बिल्कुल सही है। दूसरी स्टेटमेंट, इन केस ऑफ आरसीसी ingress of moisture and air will result in the corrosion of steel leading to increase in volume of steel resulting in cracking and spalling of the concrete cover। भाई जो आरसीसी है अगर उसके अंदर मॉइस्चर चली गई भाई, परमिएबिलिटी होगी तो उसके अंदर मॉइस्चर यानी पानी चला जाएगा, पानी जाएगा तो जो स्टील है स्टील में जंग लग जाएगा, करोजन हो जाएगा। और करोजन होता है तो वॉल्यूम उसकी 2.5 गुना बढ़ जाती है। वॉल्यूम बढ़ेगी तो क्या होएगा भाई, क्रैक आ जाएंगे कंक्रीट के अंदर और वो हमारे टूट के गिर सकती है। स्पाल मतलब उसके टुकड़े होके गिर जाएंगे कवर के। तो दूसरी स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है। तीसरी स्टेटमेंट, मॉइस्चर पेनिट्रेशन डिपेंड अपॉन दी परमिएबिलिटी, तो बिल्कुल सही बात है। जो मॉइस्चर पेनिट्रेशन होता है कि भी कितने मॉइस्चर कंक्रीट के अंदर जाएगी वो किसके ऊपर डिपेंड करेगी, परमिएबिलिटी के ऊपर। एंड इफ द कंक्रीट कैन बिकम सैचुरेटेड विद वाटर इट इज़ लेस वल्नरेबल टू द फ्रोस्ट एक्शन। तो ये चीज़ इसने गलत कह दी, ठीक है भाई। अगर उसके अंदर मॉइस्चर चली गई कंक्रीट के अंदर तो फ्रोस्ट एक्शन होने का खतरा रहता है, तो ये चीज़ खतरनाक चीज़ है। लेकिन इसने क्या लिखा भाई, लेस वल्नरेबल, भाई फ्रोस्ट एक्शन उसके ऊपर नहीं होएगा अगर पानी अंदर चला जाएगा तो। ये चीज़ गलत है। फ्रोस्ट एक्शन क्या होता है भाई, कंक्रीट के अंदर जो पानी गया है, मान लो टेम्परेचर 0 डिग्री से कम हो गया तो पानी क्या बनेगा, बर्फ़ बन जाएगा। और बर्फ़ बनेगा तो वॉल्यूम उसकी इंक्रीज़ होएगी, वॉल्यूम इंक्रीज़ होएगी तो कंक्रीट हमारी क्रैक कर सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पॉइजन्स रेशो ऑफ कंक्रीट का क्या फॉर्मूला होता है। तो ये वाला क्वेश्चन सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको आप छोड़ दो। वैसे भी जो ऑप्शन दे रखे हैं कोई ऑप्शन इसमें मैच भी नहीं करने लग रहा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड या टेक्निक विल बी यूज फॉर प्लेसिंग ऑफ कंक्रीट इन द डीवाटर्ड कैसन और कोफर डैम। कोफर डैम किस लिए यूज करते हैं, अगर आपको नदी के अंदर या फिर वाटर बॉडी के अंदर कंक्रीट का काम करना है तो आप कैसन बना देते हो, उन्हें चारों तरफ दीवारें से खड़ी कर दोगे और बीच में से पानी निकाल के वहाँ ड्राई एनवायरनमेंट क्रिएट कर देते हो और वहाँ पे हम नॉर्मल जो हम काम करते हैं वैसे काम करेंगे फिर वहाँ पे। तो करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा, इन दी ड्राई प्रैक्टिस। जो केसन होते हैं भाई, आपने पानी तो सारा निकाल ही दिया, तो जैसे आप ज़मीन पे काम करते हो वैसे ही वहीं पे करोगे, तो ड्राई प्रैक्टिस, डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन, मिनिमम सीमेंट कंटेंट फॉर ए प्री स्पेसिफाइड स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट विल बी। भाई सीमेंट कंटेंट हमें कितना चाहिए रहेगा। आप वाटर सीमेंट रेशो का फॉर्मूला बताओ क्या होता है। वाटर सीमेंट रेशो का फॉर्मूला होता है वेट ऑफ वाटर अपॉन वेट ऑफ सीमेंट। तो सीमेंट का वजन कितना होएगा, वही वेट ऑफ वाटर डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशो। वाटर सीमेंट रेशो क्या होता है, W अपॉन C है ना भाई, वाटर का वजन अपॉन सीमेंट का। तो सीमेंट का वजन क्या होगा, W डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशो, यानी कि वाटर कंटेंट डिवाइड बाय वाटर सीमेंट रेशो। अगला क्वेश्चन, ए बार स्पेसिमन ऑफ 36 mm डाया इज सब्जेक्टेड टू ए पुल ऑफ 90 kN ड्यूरिंग इट्स टेंशन टेस्ट। एक्सटेंशन ऑन ए गोज लेंथ ऑफ 200 mm इज मेजर्ड टू बी 0.089 mm एंड द चेंज इन डायमीटर टू बी 0.0046। द पॉइजन्स रेशो विल बी। तो भाई कोई सरिया था 36 mm उसका डायमीटर है, 200 mm उसकी लेंथ है। गोज लेंथ यानी कि उस सरिये की लंबाई कितनी है।
उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज हो गई 0.089 और डायमीटर उसका कितना चेंज हो गया, डायमीटर उसका कम हो गया होगा 0.0046। पॉइजन्स रेशो क्या होता है, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय लेटरल स्ट्रेन, लॉन्गिट्यूडनल डिवाइड बाय लेटरल स्ट्रेन। लॉन्गिट्यूडनल यानी कि लेंथ के डायरेक्शन में स्ट्रेन कितना आएगा, सॉरी मैंने आपको गलत बता दिया, वो उल्टा होएगा, ऊपर आएगा लेटरल, नीचे आएगा लॉन्गिट्यूडनल। पॉइजन्स रेशो का फॉर्मूला क्या होगा, लेटरल डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल स्ट्रेन, यानी कि ऊपर आ जाएगा डायमीटर कितना चेंज हुआ, डायमीटर चेंज हुआ 0.0046 डिवाइड बाय इसका डायमीटर, यानी कि लेटरल स्ट्रेन डिवाइड बाय लॉन्गिट्यूडनल, यानी कि लेंथ के डायरेक्शन में कितना स्ट्रेन आया। तो सोल्व आप इसको कर ही लोगे। ईएससी के क्वेश्चन और ये हम प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, तो आप ये मत करना कि भाई सोल्व करके नहीं दिखा रहे। ए स्टील रोड 15 मीटर लॉन्ग एट ए टेम्परेचर ऑफ 15 डिग्री सेल्सियस, 15 मीटर लंबी स्टील रोड है, 15 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर दिया हुआ है। अल्फ़ा की वैल्यू है 12 × 10⁻⁻⁻6 पर डिग्री सेल्सियस, यानी कि जो थर्मल कोफिशिएंट ऑफ एक्सपेंशन है वो दे रखे आपको। यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी है 200 गीगान्यूटन पर मीटर स्क्वायर। इफ़ टेम्परेचर इज रेज टू 65 डिग्री सेल्सियस, तो भाई टेम्परेचर आपने इंक्रीज कर दिया तो उसकी लेंथ कितनी इंक्रीज होएगी। और सपोज करो आपने इसके एक्सपेंशन को होने नहीं दिया, तो फिर उसके अंदर स्ट्रेस कितनी डेवलप होएगी। तो जो डेल्टा एल यानी कि एलोंगेशन का फॉर्मूला होता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी, क्या होता है एल अल्फ़ा डेल्टा टी। और जो ये अल्फ़ा होता है वो किसके बराबर होता है, अल्फ़ा होता है टेम्परेचर स्ट्रेन डिवाइड बाय चेंज इन टेम्परेचर, यही होता है ना अल्फ़ा। तो स्ट्रेन किसके बराबर होता है, जो ई है ये किसके बराबर होता है, डेल्टा एल बाय एल। तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं डेल्टा एल इज इक्वल टू एल अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है। अब आपको स्ट्रेस निकालना, तो स्ट्रेस कैसे निकालोगे, तो स्ट्रेस भी सिंपल है। इस वाले फॉर्मूले में देखो, जो स्ट्रेन है वो किसके बराबर है, अल्फ़ा डेल्टा टी। और ई यानी कि यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी किसके बराबर होता है, सिग्मा डिवाइड बाई ई। तो सिग्मा यानी कि स्ट्रेस किसके बराबर होगा, ई अल्फ़ा डेल्टा टी, ठीक है, ई अल्फ़ा डेल्टा टी। डिराइव करके बता दिए, सारी चीज़ें दे रखी हैं, आपको बस मल्टीप्लाई करना है। और जो इस टाइप का क्वेश्चन हो इसके ऑप्शन देखो, ऑप्शन में यूनिट का कोई कन्फ्यूजन नहीं है ना, तो जीरो को गायब कर देना सारियों को और सीधा अपनी कैलकुलेशन करना। अगला क्वेश्चन, एक बार दे रखा है यूनिफॉर्म रेक्टेंगुलर सेक्शन का, भाई कोई सरिया है रेक्टेंगुलर सेक्शन है, उसका ए उसका एरिया है, एक्सियल लोड लगाया आपने पी, एक्सियल लोड कितना लगाया पी, यंग मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी ई है, पॉइजन्स रेशो 1/m। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन कितना होगा, तो सीधा सीधा अपने को फॉर्मूला भी पता है, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन क्या होता है, सिग्मा बाई 1 - 2 म्यू। तो ऐसा कौन सा ऑप्शन है, सी ऑप्शन हमारा मैच कर गया। और अगर आपको डिराइव करके दिखाना है तो ये देखो आप, जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन है उसका एक और फॉर्मूला होता है, क्या होता है, सिग्मा एक्स सिग्मा वाई प्लस सिग्मा जेड, यानी कि एक्स वाई जेड डायरेक्शन में जो स्ट्रेन है उसके बराबर होता है। सिग्मा यानी कि जो स्ट्रेस होता है, स्ट्रेस को आप कैसे लिखोगे, सिग्मा डिवाइड बाई, स्ट्रेस को आप ऐसे ही लिखोगे ना भाई, एक्स डायरेक्शन में स्ट्रेस निकालना तो वो स्ट्रेन निकालना, तो स्ट्रेन किसके बराबर होएगा, स्ट्रेस डिवाइड बाई मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी। ई किसके बराबर होता है, ई होता है सिग्मा बाई ई। तो ई किसके बराबर होएगा, सिग्मा डिवाइड बाई ई के। और वैसे ही जो सिग्मा बाई किसके बराबर होएगा, सिग्मा बाई होएगा माइनस म्यू सिग्मा डिवाइड बाई ई। वैसे ही ये होएगा म्यू सिग्मा डिवाइड बाई, तीनों को पुट करोगे ये वाला फॉर्मूला आ जाता है। अब हमारे वाले क्वेश्चन में क्या स्ट्रेस नहीं दे रखा, तो स्ट्रेस किसके बराबर होता है, ये सिग्मा, सिग्मा किसके बराबर होएगा, पी डिवाइड बाई ए के। ई हमारा ई के बराबर ही है 1 - 2। म्यू किसके बराबर, म्यू दे रखे 1/m के। तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सोम का क्वेश्चन दे रखा है, भाई नॉर्मल स्ट्रेस है दो म्यूचुअली परपेंडिकुलर प्लेन पे 140 और 70 दोनों टेंसाइल हैं, यानी कि प्लस 70 और प्लस 140। टेंसाइल वाले को प्लस लेते हैं, कंप्रेशन वाले को नेगेटिव लेते हैं, ठीक है। मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना है, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है 45। तो जो ये प्लेन दे रखा है 70 और 140 वाला, ये वाला, इसके अंदर शियर स्ट्रेस कितना होगा। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का जो फॉर्मूला होता है वो आपको पता होगा, नहीं पता तो आपको याद होना चाहिए, एसएससी जेईई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। टाउ मैक्सिमम किसके बराबर होता है, हाफ सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई का स्क्वायर। इसको ऐसे थोड़ा डिफिकल्ट लग रहा है याद करना, इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 होल का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर और इस पूरे का अंडर रूट। ऐसे याद करते हो ना इसको,
ये किसका फॉर्मूला होता है, टाउ मैक्सिमम का। टाउ मैक्सिमम यानी कि मैक्सिमम शियर स्ट्रेस का ये फॉर्मूला होता है। और अगर आपसे ये पूछ रखा होता सिग्मा 1 क्या होएगा या फिर सिग्मा 2 क्या होएगा, तो आप क्या लिखते, तो आप लिखते सिग्मा 1 यानी कि सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाय 2 प्लस माइनस फिर ये वाला टर्म आ जाता है। ठीक है, ये हो जाता है मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। लेकिन हमसे क्वेश्चन में टाउ मैक्सिमम निकालने के लिए मतलब पहले से दे रखा है और आपको इस वाले प्लेन के ऊपर टाउ एक्स वाई कितना लग रहा है वो निकालना था। तो टाउ मैक्सिमम यानी कितना लग रहा है 45 का है, और इस वाले प्लेन के ऊपर स्ट्रेस कितने हैं 70 और 140 के। तो इसमें सिंपल आपको पुट करना है और टाउ एक्स वाई यानी कि जो हमें प्लेन दे रखा है उसके ऊपर कितना वो लगेगा शियर स्ट्रेस, वो हम निकाल लेंगे 28.28। तो ईजिली होने वाला क्वेश्चन है। जो ये मोर सर्कल वाले फॉर्मूले हैं या टाउ एक्स वाई वाले फॉर्मूले हैं ये आपको रटे हुए होने चाहिए, मतलब टिप्स पे होने चाहिए, बिल्कुल इंपॉर्टेंट फॉर्मूले हैं। बच्चे इसमें कन्फ्यूज रहते हैं लेकिन चीज़ बिल्कुल आसान है। अगला क्वेश्चन, अब इस वाले में देखो वही वाला फॉर्मूला आ गया जो मैंने आपको पिछले क्वेश्चन में बताया था ना भाई, सिग्मा 1 और सिग्मा 2 यानी कि जो प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाल लेंगे तो आप कैसे निकालोगे, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस हाफ रूट ऑफ सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई का स्क्वायर प्लस 4 टाउ एक्स वाई। अब इस वाले को या तो आप ऐसे लिख लो या फिर ऐसे जो मैंने ऊपर आपको लिख के दिखाया था फॉर्मूला वैसे लिख लो, एक ही चीज़ है। ठीक है, इस वाले क्वेश्चन में क्या दे रखा है 120 और 60, ये तो आपके ऊपर फोर्स लगने लग रही है, और जो हमारे पास प्लेन है उस प्लेन के ऊपर 30 की शियर स्ट्रेस है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस यानी सिग्मा 1 और सिग्मा 2 कितनी होंगी, तो 120 प्लस 60 डिवाइड बाई 2 प्लस माइनस रूट ऑफ 120 माइनस 60 डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस 30 का स्क्वायर, या फिर जो इन्होंने लिखा हुआ ये ऐसे लिख लो, दोनों एक ही चीज़ है। तो सिग्मा 1 ये सिग्मा 2 ये दोनों आपने निकाल लिए। अब एक फॉर्मूला और होता है वो भी आप याद कर लेना, सिग्मा 1 प्लस सिग्मा 2 ये किसके बराबर होएगा, सिग्मा एक्स प्लस सिग्मा वाई। भाई बहुत बार क्या करता है ये दे देगा एक प्रिंसिपल स्ट्रेस दे देगा फिर कहेगा दूसरी निकाल लो। तो सिंपल ये वाला फॉर्मूला लगना है, और ये वाले तो आपको भाई टिप्स पे होने चाहिए, कोई फॉरवर्ड नहीं चलेगा। देखने में मुश्किल लगता है क्वेश्चन लेकिन कुछ नहीं है इसके अंदर। और साइन कन्वेंशन टेंसाइल होगा तो प्लस लेंगे, कंप्रेसिव होगा तो माइनस लेंगे। अगला क्वेश्चन, फिर वही वाला क्वेश्चन, सिग्मा जेड दे दिया सिग्मा वाई दे दिया, यानी कि दो स्ट्रेस दे दिया आपको, 120 की टेंसाइल है माइनस 200 की कंप्रेसिव है, वहाँ पे शियर स्ट्रेस कितना -80 का। तो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होगा फॉर्मूले में पुट करना। अभी हमने फॉर्मूला देख लिया, इसको मैंने क्या बताया भाई ऐसे याद करना मुश्किल हो रहा है तो इसको आप ऐसे याद कर लो, सिग्मा एक्स माइनस सिग्मा वाई डिवाइड बाई 2 का स्क्वायर प्लस टाउ एक्स वाई का स्क्वायर का अंडर रूट। ठीक है, ऐसे याद कर सकते हो, ये वही चीज़ लिखी है, जो 2 है बाहर आ जाएगा तो अंदर ऐसे आ जाएगा। तो एक तो आपके ऊपर -200 की और एक है 120 की, इसको आप कैसे भी लिख लो, कितनी है एक 120 की एक -200 की। आप इसको ऐसे भी लिख सकते थे 120 माइनस 200 इसका स्क्वायर, तब भी यही चीज़ बनती, अभी भी यही चीज़ बनने लग रही है। बस फॉर्मूले में पुट करा, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आपका कितना आ जाएगा 178.88 मेगापास्कल। ठीक है, तीन चीज़ें होती हैं, एक तो मैक्सिमम हो गई और एक किसी प्लेन पे। भाई कोई आपके पास रेक्टेंगुलर बॉडी है, इसके अंदर कोई आपने एक एलिमेंट कंसीडर कर लिया, उसके ऊपर कितनी है वो तो आपको दे रखी हैं भाई 200 और 120 की तो है जो इसके ऊपर परपेंडिकुलर यानी कि स्ट्रेस लगने लग रही है, और 120 वाली ये 80 वाली क्या है इसके ऊपर ये शियर स्ट्रेस है। और एक होता है मैक्सिमम वाला जिसको हम प्रिंसिपल भी कह देते हैं सिग्मा 1 सिग्मा 2, और एक ये टाउ वाला टाउ मैक्सिमम। तो इनके लिए फॉर्मूले हैं वो आप पुट करोगे आराम से आंसर आ जाएगा। तो अब ये 3 क्वेश्चन देखे, 3 उसी से हो गए। अगला क्वेश्चन, प्रिंसिपल स्ट्रेस इन द वॉल ऑफ ए कंटेनर आर 40 मेगा न्यूटन एंड 80 मेगा न्यूटन, द नॉर्मल मेक एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद द डायरेक्शन ऑफ द मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस। जो हमने ऊपर क्वेश्चन पढ़े उसमें हमें क्या दे रखा था, उसमें हमें सिग्मा एक्स सिग्मा वाई ये सब दे रखी थी, और हमें निकालना क्या था, हमें निकालना था सिग्मा 1 सिग्मा 2 या टाउ मैक्सिमम। अब इस वाले क्वेश्चन में क्या है, आपको सिग्मा 1 दे दिया और सिग्मा 2 दे दिया, यानी कि प्रिंसिपल स्ट्रेस आपको इस क्वेश्चन में 40 और 80 की दे दी। ठीक है, अब कोई प्लेन है वो 30 डिग्री का एंगल बनाने लग रहा है इस 80 न्यूटन वाली फोर्स के साथ, यानी कि मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस के साथ। तो उस वाले प्लेन के ऊपर रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, जो प्लेन इस 80 वाली जो ये है इसके साथ 30 डिग्री का एंगल बनाने लग रहा है, ऐसे कह लो या ऐसे कह लो वो एक ही चीज़ है, वहाँ पे
शियर रिजल्टेंट स्ट्रेस कितना होगा, यानी कि सिग्मा एक्स बताना आपको वो कितना होगा। इस वाले क्वेश्चन में अपने को एक चीज़ का और ध्यान रखना पड़ेगा, इसने हमसे क्या पूछा है, रिजल्टेंट स्ट्रेस। क्या पूछा है, रिजल्टेंट, यानी कि जो इसके ऊपर सिग्मा है और टाउ है, इन दोनों का जो कंबाइन करके रिजल्टेंट लगेगा वो आपको बताना पड़ेगा। हमने से क्या पूछा, रिजल्टेंट स्ट्रेस। तो इस वाले क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये भी सोम का क्वेश्चन है, बेसिक क्वेश्चन है, इसका डायरेक्ट आपको फॉर्मूला पता होगा तो कोई मुश्किल नहीं है आपके लिए करना। भाई दो फोर्स दे रखी हैं 80 और 40 की। अब कोई एक प्लेन है वो 80 वाले से 30 डिग्री के इंक्लाइन पे है, 80 वाला का जो जिस प्लेन पे 80 लगने लग रहा है उससे 30 डिग्री के इंक्लाइन पे है। ठीक है, थीटा हमारा कितना होगा, 30 डिग्री का। तो जो हमारा इंक्लाइन प्लेन है उसके ऊपर नॉर्मल स्ट्रेस जो लगेगी उसका फॉर्मूला आपको डायरेक्ट पता होना चाहिए। जो सोम के अंदर ये वाले पार्ट पे आते हैं ना, मोर वाले के ऊपर और भाई डायरेक्ट स्ट्रेस वगैरह वाले के ऊपर, तो उसमें पहला फॉर्मूला हम यहीं पढ़ते हैं। सिग्मा एक्स किसके बराबर आएगा, यह आएगा सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कोस थीटा साइन थीटा। ये वाला फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए। ऊपर वाले फॉर्मूले भी बहुत इंपॉर्टेंट थे और ये वाला फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब इसके अंदर ये सिग्मा एक्स सिग्मा वाई क्या है, सिग्मा एक्स तो ये हो गया, सिग्मा वाई ये हो गया, और जो आप प्लेन के ऊपर इस वाले प्लेन के ऊपर ये आप स्ट्रेस लगा लोगे, इसको सिग्मा नॉर्मल कह दो आप। इसने सिग्मा एक्स से डोनेट करा, हम इसको सिग्मा नॉर्मल से भी लिख देते हैं, इसको हम क्या लिख देते हैं, सिग्मा एन से। तो सिग्मा एक्स कोस स्क्वायर थीटा, एक्स वाले के साथ कोस स्क्वायर थीटा प्लस सिग्मा वाई साइन स्क्वायर थीटा प्लस 2 टाउ एक्स वाई कोस थीटा साइन थीटा। ऐसे ही इस वाले प्लेन के ऊपर जो आपने 30 डिग्री के ऊपर इंक्लाइन है इस 80 वाले प्लेन के साथ, तो उस पर एक वो भी लग रहा होगा शियर स्ट्रेस। तो शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला भी आपको पता होना चाहिए, वो क्या होएगा, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स कोस थीटा साइन थीटा प्लस टाउ एक्स वाई कोस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब इस वाले क्वेश्चन में ये टाउ एक्स वाई तो हमें दे ही नहीं रखा, ये जीरो है, यानी कि ये जीरो है। अब इस वाले फॉर्मूले को हम कैसे लिखते हैं, इसको हम ऐसे लिख देते हैं, सिग्मा वाई माइनस सिग्मा एक्स डिवाइड बाई 2 साइन 2 थीटा। इस वाले फॉर्मूले को हम ऐसे भी लिखते हैं। ठीक है, तो कहीं ऐसे लिखा हो तो ऐसे भी वही चीज़ है, जो इसने लिखा हुआ वो भी वही चीज़ है। ये फॉर्मूला याद होना चाहिए, फिर क्या है, फिर तो बस आपको ये वैल्यू पुट करनी और आंसर आ जाएगा। रिजल्टेंट निकालना था तो दोनों का हमने कंबाइन करके रिजल्टेंट निकाल दिया, 72.12 मेगा पास्कल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द चेंज इन शियर फोर्स बिटवीन द 2 पॉइंट इन ए बीम इज इक्वल टू द एरिया ऑफ। तो शियर फोर्स का रेट ऑफ चेंज क्या होता है, जो पॉइंट लोड की इंटेंसिटी होती है, जो लोडिंग डायग्राम की इंटेंसिटी होती है वो हमारे क्या होता है, रेट ऑफ चेंज ऑफ शियर फोर्स। और अगर उसका एरिया निकालना तो वो क्या हो गया, लोडिंग डायग्राम का एरिया। तो ए ऑप्शन हमारा करेक्ट हो जाएगा। बेंडिंग मूवमेंट का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या आएगा, शियर फोर्स, और शियर फोर्स का करेंगे तो लोडिंग डायग्राम आएगा। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट स्पेसिफाई द शियर फ्लो। तो शियर फ्लो इनमें से कौन सा डिफाइन करता है, यानी शियर फ्लो का फॉर्मूला क्या होएगा, तो इट इज़ द प्रोडक्ट ऑफ द शियर फोर्स एट एनी लेवल एंड द कोरस्पॉन्डिंग विड्थ ऑफ द सेक्शन। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। जो शियर फोर्स का फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला क्या होता है, टाउ इज इक्वल टू एफ ए वाई अपॉन आई बी। टाउ किसके बराबर होता है, एफ ए वाई अपॉन आई बी। अब जो बी है, बी को आप टाउ से मल्टीप्लाई कर दो, यानी शियर स्ट्रेस से मल्टीप्लाई कर दो, टाउ इंटू बी। इसको हम क्या बोलेंगे, शियर फ्लो। इसको हम क्या बोलते हैं, शियर फ्लो, टाउ इंटू बी। तो ये वाला क्वेश्चन भी आपके पेपर में आ सकता है। जो शियर फ्लो है वो क्या होता है वो आपको पता होना चाहिए। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट फॉर द रोटेटिंग शाफ्ट ट्रांसमिटिंग द पावर। भाई शाफ्ट है वो पावर को ट्रांसमिट कर रही है। शाफ्ट क्या होती है वो तो आपको पता ही होंगी, जैसे आपकी बाइक हो गई, कार हो गई, इसके अंदर यानी कि जो गियर होते हैं, तो उसके अंदर जैसे कि लोहे की एक पाइप होती है। ठीक है, लोहे की जो पाइप होती है, यानी सरिया कह लो उसको, कुछ कह लो, उसको हम शाफ्ट बोलते हैं। तो पावर ट्रांसमिट करने लग रही है भाई, किसी गाड़ी वगैरह में, टरबाइन वगैरह में लग रखी होगी, तो उसके रिगार्डिंग कौन सी स्टेटमेंट सही है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, पावर का फॉर्मूला होता है फोर्स इंटू वेलोसिटी। पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। अगर शाफ्ट के बारे में बात करें तो क्या फॉर्मूला बन जाएगा, फोर्स को हम टॉर्क से लिख देते हैं, यानी कि टॉर्क, और वेलोसिटी को एंगुलर वेलोसिटी, यानी कि टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो अगर इसके अंदर एंगुलर वेलोसिटी बढ़ेगी और पावर हमारी कांस्टेंट है तो टॉर्क हमारा क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। जो आपकी कार हो गई, बाइक हो गई, तो इसी वाले फॉर्मूले के ऊपर वे चलती हैं। भाई कम स्पीड होती है तो एंगुलर वेलोसिटी हमारी कम होती है और टॉर्क हमारा ज़्यादा होता है। भाई पहले दूसरे गियर में टॉर्क ज़्यादा होता है और जैसे जैसे गियर बढ़ेंगे, भाई चौथा पाँचवा गियर लगा दिया आपने, तो स्पीड हमारी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, टॉर्क हमारा कम हो जाता है।
तो वही वाली चीज़ इसने लिखी हुई है भाई, हायर द फ्रीक्वेंसी ऑफ शाफ्ट लोअर विल बी टॉर्क, बी ऑप्शन विल बी करेक्ट। तो चीज़ों को रिलेट करके याद करोगे, समझोगे तो आपके लिए आसान पड़ेंगी और याद नहीं करनी पड़ेंगी। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस इंड्यूस इन ए सॉलिड शाफ्ट ऑफ डायमीटर 15 सेंटीमीटर। भाई शाफ्ट दे रखे 15 सेंटीमीटर का। शाफ्ट क्या होता है, चीज़ें आपको क्लियर हो गई होंगी। भाई लोहे की सिंपल जो पाइप होती है उसी को शाफ्ट बोलते हैं। 15 सेंटीमीटर डायामीटर है, 150 किलोवाट की पावर ट्रांसमिट करता है 180 आरपीएम पे। तो शियर स्ट्रेस बताना है। तो पावर दे रखी है 150 किलोवाट की, तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इंटू वेलोसिटी। और शाफ्ट है तो क्या लिखेंगे, टॉर्क इंटू एंगुलर वेलोसिटी। तो हम टॉर्क निकाल लेते हैं। एंगुलर वेलोसिटी हमको पता है 180 आरपीएम है, तो 180 आरपीएम 1 मिनट में 180 चक्कर काटता है। तो एक चक्कर के अंदर कितने डिग्री होती हैं, एक चक्कर के अंदर 360 डिग्री होते हैं, यानी कि 2 पाई, कितने 2 पाई, एक यानी कि पूरे सर्कल के अंदर 2 पाई डिग्री एंगल होता है। 180 चक्कर काटे मल्टीप्लाई बाय 180। मिनट के अंदर लिखा हो तो सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से डिवाइड कर देंगे। एंगुलर वेलोसिटी आ गई हमारे पास। टॉर्क हम निकाल लेंगे, तो टॉर्क हमारा कितना आ गया 7957 न्यूटन पर मीटर। तो जो मैक्सिमम शियर स्ट्रेस होता है वो किसके बराबर होएगा, टॉर्जन की इक्वेशन लगानी है, टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई जे। टाउ बाई आर इज इक्वल टू टी बाई जे। टी यानी कि टॉर्क हो गया, टाउ यानी कि जो शियर स्ट्रेस है, टाउ क्या हो गया शियर स्ट्रेस, और वहीं हमें निकालना है। तो टाउ मैक्सिमम कितना आ गया 16t अपॉन पाई डी क्यूब। भाई आपने जो पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया उसकी वैल्यू पुट करके रख दी। भाई पोलर मूवमेंट ऑफ इनर्शिया किसके बराबर होएगा, पाई डी की पावर 4 अपॉन 32, और आर की वैल्यू किसके बराबर होएगी d/2। तो उसको पुट करने के बाद ये फॉर्मूला आ जाता है टॉर्जन इक्वेशन में। टॉर्क आपने निकाल ही लिया था, डायमीटर अपने को पता ही है, तो पुट करोगे आपका आंसर कितना आ जाएगा 12 मेगापास्कल। इसके अंदर मैक्सिमम शियर स्ट्रेस आएगा इस शाफ्ट के अंदर। अगला क्वेश्चन, हेलिकल स्प्रिंग दे रखी है 10 mm का डायमीटर है, 15 कोयल है, 100 mm मीन डायमीटर है। स्प्रिंग है यानी कि स्प्रिंग जो आपने बनाई है, जिस तार की स्प्रिंग बनी हुई है उसका डाया 10 mm है। 15 बार आपने गोल गोल घुमा के उसको स्प्रिंग बना दिया, 100 mm उस स्प्रिंग का पूरी का डाया है। आपने एक्सियल लोड लगाया स्प्रिंग के ऊपर 100 न्यूटन का। मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी दे रखी है 8.16 × 10⁴ न्यूटन पर mm²। ठीक है, तो उसकी स्टिफनेस कितनी होगी। तो ये वाला फॉर्मूला आपने प्रीवियस क्वेश्चन करे होंगे, हमने डिराइव भी करा हुआ है, और ये वाला फॉर्मूला आपको याद भी होना चाहिए, एसएससी जेई के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। तो स्टिफनेस हमारी किसके बराबर आ जाएगी, G(d⁴ अपॉन 64 r³ n। स्टिफनेस आपकी क्या आ जाएगी, ये फॉर्मूला आप याद कर लेना, G(d⁴ अपॉन 64 r³ n। और ये फॉर्मूला आया कहाँ से, पिछले लेक्चरों में हम यहाँ देख चुके हैं 2-3 बार पहले, तो इस वाले लेक्चर में हम नहीं करेंगे। आपने पुरानी वीडियो नहीं देखी तो प्लेलिस्ट में जाके सारी वीडियो देखो आप। तो स्टिफनेस आपने स्प्रिंग की निकाल ली 6.8 न्यूटन पर mm। स्टिफनेस होती क्या है भाई, पेपर में क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट स्टिफनेस। तो स्टिफनेस क्या होती है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। स्टिफनेस क्या होती है, रेजिस्टेंस टू डिफॉर्मेशन। यानी कि अगर आप इस स्प्रिंग को 1 mm से डिफॉर्म करवाने की कोशिश करोगे तो कितना फोर्स लगाएगी, 6.8 न्यूटन का। तो स्टिफनेस की डेफिनेशन आपको पता होनी चाहिए। अगला क्वेश्चन, शियर फोर्स डायग्राम किसी बीम का दे रखा है, ठीक है। व्हाट इज द टोटल वर्टिकल डाउनवर्ड लोड ऑन द बीम। इस बीम के ऊपर वर्टिकल डाउनवर्ड लोड कितना है। शियर फोर्स डायग्राम कैसे निकालते हैं तुमको अच्छे से पता है। और हमारी साइन कन्वेंशन क्या होती है, साइन कन्वेंशन हम क्या लेते हैं, RUN, राइट अपवर्ड नेगेटिव। साइन कन्वेंशन यही होती है ना हमारी। ठीक है, तो अब इसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। कोई हमारी बीम है, ठीक है, ये हमने बीम ले ली अपनी, थोड़ी इसको इसी के साइज के बना लेते हैं। तो ठीक है, साइन कन्वेंशन भी आपके लिए मैं लिख देता हूँ RUN, राइट अपवर्ड नेगेटिव। ठीक है, अब इधर से खड़े होके उस तरफ चलेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले शियर फोर्स डायग्राम देखिए, +1000 न्यूटन का शियर फोर्स लग रहा है, कितने का, +1000 का। तो ये क्या साइन है, पॉजिटिव साइन है। तो पॉजिटिव साइन का मतलब हमारा किधर लग रहा होगा, अगर अपवर्ड फोर्स लगता अपवर्ड के लिए तो नेगेटिव, अब पॉजिटिव है तो किधर लगेगा, नीचे की तरफ। तो यहाँ पे इसका कितना फोर्स निकाल लिया हमने, 1000 न्यूटन का। कितना, 1000 न्यूटन का। अब हम चलते 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 इधर आ गए, यहाँ पे 1000 था, यहाँ कितना चला गया, 1000 से हम चले गए -1200, यानी कि कितने का डिफरेंस आया, 2200 का।
और नेगेटिव है तो नेगेटिव का क्या मतलब है भाई, इसके ऊपर ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा। साइन कन्वेंशन देखो क्या, राइट अपवर्ड नेगेटिव। भाई नेगेटिव का क्या मतलब है, अपवर्ड की तरफ फोर्स लग रहा होगा। कितना लग रहा होगा, 2200 का। ठीक है, अब चलते 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 इधर आ गए। अब डिफरेंस कितने का आ गया, 2000 का, -1200 से +800, यानी कि 1200 का डिफरेंस आ गया। और प्लस के अंदर जाने लग रहा है तो हमारा फोर्स कितना लगेगा नीचे की तरफ, 2000 का। ठीक है, अब चलते चलते इधर आ गए। अब फिर कितना, 1600 नीचे की तरफ जा रहा है माइनस की तरफ, तो फोर्स हमारा ऊपर की तरफ लगेगा। कितना, 1600। ठीक है, अब चलते चलते और आगे गए तो ये हमारा किधर चला गया, ऊपर की तरफ -800 था और 0 वैल्यू आ गई। ठीक है, तो इसका मतलब क्या, ऊपर की तरफ यानी कि प्लस। शियर फोर्स डायग्राम हमारा प्लस है तो फोर्स हमारा किधर लगेगा, नीचे की तरफ। कितना, 800। अब क्वेश्चन में क्या पूछा, टोटल डाउनवर्ड लोड कितना, नीचे की तरफ 800, 2000 और 1000, कितना हो गया, 3000, 3800। तो डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। ये वाला क्वेश्चन ऐसे करना होता है जैसे मैंने आपको बताया डायग्राम के अंदर। साइन कन्वेंशन आपको पता ही था, राइट अपवर्ड नेगेटिव। पेपर में आता है ये, SSC JEE में ये मत समझना नहीं आता। राइट अपवर्ड नेगेटिव, तो इधर भाई पॉजिटिव है तो फोर्स हमारी किधर लग रही होगी, फोर्स नीचे की तरफ लग रही होगी। और इधर नेगेटिव में चले गए हम 2200 तो फोर्स हमारी ऊपर की तरफ लग रही होगी। तो ऐसे करते करते हम इस क्वेश्चन को कर लेंगे। आसान क्वेश्चन था, कोई बड़ी चीज़ नहीं थी इसमें। अगला क्वेश्चन, ट्रायंगुलर क्रॉस सेक्शन की बीम दे रखी है, 50 किलो न्यूटन का शियर फोर्स है, बेस विड्थ उसकी 250 है और हाइट उसकी 200 है। बीम इज प्लेस विद इट बेस हॉरिजॉन्टल। ठीक है, शियर फोर्स एट द न्यूट्रल एक्सिस विल बी। तो सीधा फॉर्मूला जो स्टैंडर्ड रिजल्ट हम ट्रायंगल के लिए करते हैं वो हम क्या करते हैं, न्यूट्रल एक्सिस जो होती है इसकी, वहाँ के ऊपर टाउ मैक्सिमम कितना लेते हैं हम, न्यूट्रल एक्सिस ऑफ ट्रायंगल के ऊपर हम लेते हैं 4/3 ऑफ टाउ एवरेज। और जो इसका मिड डेप्थ है यानी कि D/2, वहाँ कितना लेंगे हम, 3/2 ऑफ टाउ एवरेज। स्टैंडर्ड रिजल्ट है और टाउ का फॉर्मूला क्या होता है, FY/IB। तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, सीधा हमें स्टैंडर्ड रिजल्ट पता होना चाहिए। न्यूट्रल एक्सिस पे 4/3 ट्रायंगल में और H/2 यानी कि मिड डेप्थ पे 3/2 ऑफ एवरेज। और एवरेज किसके बराबर होता है, एवरेज होता है फोर्स डिवाइड बाय एरिया। फोर्स कितना दिया हुआ है, 50 किलो न्यूटन का। एरिया कितना, भाई ट्रायंगल का एरिया तो आप निकाल ही सकते हो, हाफ बेस इंटू हाइट। पुट करोगे आंसर आ जाएगा। अगला क्वेश्चन, टिम्बर की बीम है, 100 mm वाइड है, 150 mm डीप है, यानी 100/150 की बीम है। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लग रहा है, 2 मीटर का स्पैन है। मैक्सिमम जो उसके ऊपर स्ट्रेस आ सकता है वो कितना है, 28 मेगापास्कल का बेंडिंग के अंदर, और 2 मेगापास्कल आ सकता है शियर के अंदर। तो उस बीम के ऊपर आप मैक्सिमम लोड कितना लगा सकते हो, बेंडिंग के अंदर स्ट्रेस कितना दिया हुआ है, 28। और ये किसके बराबर होता है भाई, वो इक्वेशन लिख दो, टॉर्जन इक्वेशन, टॉर्जन कह रहा हूँ, बेंडिंग इक्वेशन। M/I = σ/y। सिग्मा पता है 28, वाई पता, वाई कितना होगा, इसकी डेप्थ कितनी है, 150, 150 बटे में 2, वाई हो जाएगा 75। एम अपने को पता ही है। अच्छा, एम अपने को निकालना पड़ेगा। यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड लोड लगेगा किसी बीम के ऊपर, उसके अंदर मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट किसके बराबर होता है, WL²/8। यही होता है ना मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड बीम के लिए। ये वाला पुट कर दो, लेंथ आपको पता है 2 मीटर, W अपने को निकालना है, आई भी पता है, वाई भी पता है, सिग्मा भी पता है। तो सिग्मा किसके बराबर होता है, MY/I। एम की वैल्यू क्या होती है, WL²/8। वाई यानी कि न्यूट्रल एक्सिस से कितनी दूर, यानी कि 150 की डेप्थ, तो 150 बटे 2। आई किसके बराबर होता है, BD³/12। सिग्मा एक किसके बराबर, 28 के बराबर हमें दे रखा है, W हमारा आ गया 21। और सेम वैसे ही शियर स्ट्रेस के लिए स्टैंडर्ड रिजल्ट है, जो रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना होता है, 3/2 एवरेज। और एवरेज किसके बराबर होएगा भाई, रेक्टेंगुलर सिंपली सपोर्टेड बीम है, सिंपली सपोर्टेड बीम में मैक्सिमम शियर फोर्स किसके बराबर होता है, WL/2। और कहाँ पे होएगा, उसके किनारों के ऊपर, एज के ऊपर होएगा। तो सिंपल पुट करना है, टाउ मैक्सिमम भी आपको दे रखा था कितना है, तो यहाँ लोड कितना आ गया है, 20 किलो न्यूटन। बेंडिंग के हिसाब से अब किसका लगा सकते थे लोड, और शियर स्ट्रेस के हिसाब से आप 20 का लोड लगा सकते थे, तो मैक्सिमम कितने का लगाएंगे, हम मैक्सिमम 20 का ही लोड लगाएंगे। ठीक है, अगला क्वेश्चन, इस वाले क्वेश्चन को छोड़ दो आप, ये सिलेबस का हमारा पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंटिन्यूस बीम दे रखी है, तो कंटिन्यूस बीम भी हमारे सिलेबस के अंदर नहीं है।
अनडिटरमिनेट स्ट्रक्चर हो जाता है, ये वाला भी हम नहीं निकाल लेंगे। अगला क्वेश्चन देख रहे हो, ये वाला क्वेश्चन कैसे होएगा, तो हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है। अगला क्वेश्चन, मैक्सिमम शियर स्ट्रेस सर्कुलर सेक्शन के ऊपर कितना होता है, तो स्टैंडर्ड रिजल्ट है सर्कुलर में कितना हो जाएगा 4/3। सर्कुलर में मैक्सिमम शियर स्ट्रेस कितना हो जाएगा 4/3 ऑफ एवरेज। और एवरेज कैसे निकालोगे, एवरेज निकालोगे फोर्स अपॉन एरिया से। अगला क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट आर करेक्ट इन रिस्पेक्ट ऑफ द टेम्परेचर इफेक्ट ऑन द लोड कैरिंग द 3 हिंज आर्च। तो 3 हिंज आर्च भी हमारे सिलेबस में नहीं है, बाकी एक इक्का दुक्का क्वेश्चन आ जाते हैं, बाकी करने की जरूरत नहीं है, रहने दो इसको भी। करेक्ट ऑप्शन देख लो, नो स्ट्रेस आर प्रोड्यूस इन 3 हिंज आर्च ड्यू टू टेम्परेचर चेंज अलोन। तो कोई स्ट्रेस नहीं आएगा 3 हिंज आर्च में टेम्परेचर चेंज, केवल टेम्परेचर चेंज होने की वजह से। देयर इज डिक्रीज इन दी हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट ड्यू टू राइज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर राइज होने से हॉरिजॉन्टल थ्रस्ट में कमी आ जाएगी। तो पहली दूसरी सही है, ये देख लेना, बाकी इतना पार्ट नहीं है। 32 ये भी सिलेबस का पार्ट नहीं है, इसको भी रहने दो। 33 लोड कैरिंग सिस्टम मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट ऑन ए गर्डर, तो इसको भी रहने दो आप, ये भी सिलेबस में नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये भी सिलेबस में नहीं है भाई, लोड है किसी गर्डर के ऊपर चलने लग रहा है, तो इस टाइप के क्वेश्चन हमारे सिलेबस में नहीं है। अगला देखते हैं, इस वाले क्वेश्चन को भी छोड़ दो, ये भी सिलेबस में नहीं है। एसएससी के सिलेबस के हिसाब से और भाई स्टेट के असिस्टेंट इंजीनियर और जेईई एग्ज़ाम के हिसाब से कर रहे हैं, तो उसके सिलेबस में जो चीज़ें नहीं है वो हम नहीं कर रहे। 3 सेंटर आर्च है, इस वाले को भी छोड़ दो आप, ये भी आपका पार्ट नहीं है। 37 नंबर क्वेश्चन, अनस्टेबल वाइब्रेटरी मोशन ड्यू टू कंबाइन बेंडिंग एंड टोर्जन विच ओकर इन ए फ्लेक्सिबल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड एज दी। तो वाइब्रेटरी मोशन होएगी कंबाइन बेंडिंग और टोर्जन की वजह से फ्लेक्सिबल प्लेट लाइक स्ट्रक्चर में, उसको हम क्या बोलेंगे फ्लटर, उसको हम क्या बोलेंगे फ्लटर। वन लाइनर टाइप का, बाकी सिलेबस में नहीं है ये भी। 38 नंबर क्वेश्चन, प्रोप्ड कैंटिलीवर बीम है, प्लास्टिक मूवमेंट कैरिंग कैपेसिटी उसकी MP दे रखी है, तो आप कितना लोड लगा सकते हो, उसके मिड स्पैन के ऊपर कंसनट्रेटेड लोड हम कितना लगा सकते हैं 6 MP/L, कितना 6 MP/L। ये भी सिलेबस में नहीं है, बाकी हमने देख लिया। अगला क्वेश्चन, तो ठीक है दोस्तों, आज इस लेक्चर में इतना ही करते हैं। जो हमारे बचे हुए क्वेश्चन हैं वो हम इसके अगले लेक्चर में देख लेंगे। और अगर आपने पुराने सॉल्यूशन नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाके आप उनको भी देख लो। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। और जो इसकी PDF है वो आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, जो पुराने वाली हैं वो टेलीग्राम के ऊपर मिल जाएंगी। चैनल डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया हुआ टेलीग्राम चैनल का, उसको आप ज्वाइन कर लेना। थैंक यू।